यदि आप ग्रैंड मास्टर बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी पोजिशनल चेस कैसे खेलते हैं। अब ये पोजिशनल चेस होता क्या है और इससे सीखने से आप ग्रैंड मास्टर कैसे बन सकते हैं, चलिए बताती हूँ। तो पोजिशनल चेस खेलना यानी ऐसी चालें खेलना जिसे खेलकर आपकी बोर्ड पर सिचुएशन जो है वो लॉन्ग टर्म में जाके अच्छी होती है। यानी आप कोई इमीडिएट कोई टैक्टिकल चाल नहीं खेलते, जैसे कोई पिन खेल लिया या स्क्यूअर खेल लिया या फोर्क अटैक कर लिया या डिस्कवर्ड अटैक कर लिया, राइट। ये सब आप नहीं करेंगे। ये तो आप मतलब गेम में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चालों को चेस टैक्टिक्स कहा जाता है। लेकिन जब आप ये चालें नहीं खेलते और कुछ लंबा विचार करके कुछ ऐसी चालें खेलते हैं गेम में जिससे कि आपकी बोर्ड पर सिचुएशन जो है, आपकी गेम की पोजीशन जो है वो धीरे धीरे बेहतर होती जाती है, जिससे कि आपको एक गेम में लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिले पोजिशनली, ऐसी चालों को हम पोजिशनल चेस खेलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि जब हम पोजिशनल चेस खेलते हैं तो हम किन तरह की चालों को खेलते हैं। तो ये कई तरह की चीजें होती है। जैसे आप ऐसी चालें खेलेंगे जिससे आपकी पोजीशन की पीसेस बोर्ड पर अच्छी हो जाएगी, या आप ऐसी चालें खेलेंगे जिससे आप की स्क्वायर्स को आप कंट्रोल करेंगे, या फिर आप किसी तरह की वीकनेसेस क्रिएट करेंगे अपने ओपोनेंट के पोजीशन में, या फिर आप पॉन स्ट्रक्चर को बेटर करेंगे, या फिर अपने मोहरों को कुछ अच्छे स्थान पर रखेंगे, या फिर सेंटर को कंट्रोल करेंगे, या फिर मोहरों का तालमेल आप बेटर करेंगे। तो इन तरह की कुछ चालें होती है। तो चलिए इन सारी बातों को हम एक एक करके समझते हैं। तो पोजिशनल चेस कैसे खेले, चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। तो सबसे पहला टिप है कि आपको ऐसी चालें खेलनी चाहिए जिससे कि आप अपने ओपोनेंट की पोजीशन में कुछ वीकनेसेस क्रिएट कर सके। ठीक है, तो जैसे जरा देखते हैं स्थिति को। तो यहाँ पर अभी व्हाइट की बारी है, तो क्या आप कोई ऐसी चाल खेल सकते हैं जिससे कि ब्लैक की पोजीशन में कोई वीकनेस क्रिएट हो जाए? मैं आपको सोचने के लिए 10 सेकेंड देती हूँ, लेकिन अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं। तो क्या आप ऐसी कोई चाल ढूंढ पाए? मैं जानती हूँ ये गेम की स्टार्टिंग पोजीशन है, शायद आपको वो चाल नहीं मिली होगी, लेकिन इस स्थिति में सबसे बेस्ट चाल है बिशप टेक्स नाइट। यस, हमें इस नाइट को कैप्चर कर देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे हमने ऐसा क्यों किया, राइट। तो नाइट को कैप्चर करने के बाद ये पॉन यहाँ कैप्चर कर लेगा, और ऐसा करके हमने ब्लैक की पोजीशन में कई सारी वीकनेसेस क्रिएट की है। चलिए समझते हैं क्या वीकनेसेस है। सबसे पहली वीकनेस है कि ब्लैक का जो ये पॉन स्ट्रक्चर है वो अब बिगड़ चुका है, क्योंकि ब्लैक के एफ फाइल पे अब डबल पॉन्स हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि डबल पॉन्स एक वीकनेस होता है, आगे जाके वो टारगेट बनते हैं गेम में। तो सबसे पहली वीकनेस तो ये हुई। दूसरी वीकनेस ये है कि ब्लैक का ये जो डी पॉन है अब वो बैकवर्ड पॉन बन गया है। बैकवर्ड पॉन भी हम जानते हैं वीकनेसेस है, राइट। अगर ये आगे आता है तो वैसे ही कैप्चर हो जाएगा, राइट, और अगर यहाँ पर आता है तो ये बैकवर्ड पॉन ही है, यहाँ पर भी ये बैकवर्ड पॉन है, तो बैकवर्ड पॉन भी एक वीकनेस है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी वीकनेस क्या क्रिएट हुई है? सबसे बड़ी वीकनेस जो ब्लैक की पोजीशन में क्रिएट हुई है वो है ये d5 स्क्वायर। अभी d5 स्क्वायर जो है वो होल बन चुका है। अब आप सोच रहे हो कि होल क्या होता है? होल ऐसे स्क्वायर्स होते हैं जिसपे आपके ओपोनेंट के कोई पॉन्स कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन आप उसे अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाते हो। जैसे कि व्हाइट का पॉन बड़ी अच्छी तरीके से इस स्क्वायर को कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन ब्लैक का ऐसा कोई भी पॉन नहीं है जो इस स्क्वायर की रक्षा कर सके, और इसीलिए व्हाइट इसका फायदा उठा सकता है। व्हाइट जो है अपने नाइट को यहाँ डेवलप करके यहाँ नाइट को प्लेस कर सकता है, नाइट के लिए एक आउटपोस्ट बन जाएगा। होल क्या होता है इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपको ये होल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैंने जो वीडियो बनाई है आप उसे जरूर चेक करें। सबसे मेजर वीकनेस जो ये पीसेस एक्सचेंज करके हुई है वो है ब्लैक की पोजीशन में ये d5 स्क्वायर जो होल बन गया है। तो आप हमेशा ऐसी चालें ढूंढे और खेले जिससे कि आपके ओपोनेंट की पोजीशन में कुछ वीकनेसेस क्रिएट हो जाए, जिसका फायदा आप आगे चलकर गेम में उठा सके। बाय द वे ये एक रियल गेम का एग्जाम्पल है, और ये गेम में व्हाइट पीसेस के साथ जो खेल रहे थे वो थे हमारे वर्ल्ड चैंपियन एनाटोली कार्पोव।
तो जब एनाटोली कार्पोव के ओपोनेंट ने इस बिशप को यहाँ पर कैप्चर किया तो एनाटोली कार्पोव ने अपनी अगली मूव जो खेली वो थी नाइट टू c3। इमीडिएटली उन्होंने अपने नाइट को डेवलप किया ताकि वो अपने नाइट को किसी तरह से इस d5 होल पे ला सके और वहां पे एस्टैब्लिश कर सके, वहां पे उसे स्थापित कर सके, जहां की वो इजीली ओपोनेंट की टेरिटरी में बहुत अच्छे स्क्वायर्स को कंट्रोल कर सके। कुछ इस तरह से गेम में आगे चलकर ये नाइट यहाँ पर आता है और क्योंकि ये होल स्टार्टिंग ऑफ द गेम में ही एस्टैब्लिश हो चुका था तो एनाटोली कार्पोव इस होल का बड़ा अच्छा यूज करते हुए इस गेम को जीत जाते हैं। चलिए अब मैं आपको देती हूँ टिप नंबर 2, पोजिशनल चेस कैसे खेले। तो पोजिशनल चेस खेलना है तो आपको ओपोनेंट की तो टेरिटरी में वीकनेसेस क्रिएट करने ही है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये ध्यान रखना है आप अपने टेरिटरी में बहुत ही कम वीकनेसेस क्रिएट करें या फिर अगर वीकनेसेस कोई है तो उसे खत्म करें। तो जैसे देखिए इस स्थिति को, ब्लैक का ये बिशप किस तरह से व्हाइट की टेरिटरी में आ गया है और व्हाइट के नाइट को पिन कर दिया है इस रानी से, करेक्ट। अब व्हाइट बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो रहा है इस बिशप से और उसे नहीं अच्छा लग रहा कि ये बिशप व्हाइट की टेरिटरी में आके बैठा है, तो व्हाइट खेलता है h3 ताकि वो इस बिशप को यहाँ से भगा सके। अब यदि ये बिशप अगर यहाँ कहीं पीछे जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लैक को भी ये पता है कि यार मैं अपने बिशप को पीछे क्यों लेके जाऊँ, व्हाइट वैसे ही मेरे बिशप से परेशान हो रहा है, इस पिन से परेशान हो रहा है, तो वो सोचता है कि चलो मैं अपने बिशप को इसी डायगोनल पे रखता हूँ ताकि मैं ये पिन मेंटेन कर सकूं। अब यदि बिशप अगर यहाँ जाता है तो ठीक है, अब आपको बहुत ही संभाल के खेलना चाहिए। आप जो है इस वक्त G4 नहीं खेल सकते। यदि आप G4 खेलते हैं तो ये बहुत ही खराब चाल होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपने किंग साइड कैसलिंग कर दी है। जब आप किंग साइड कैसलिंग करते हैं तो किंग के आगे जो 3 पॉन्स होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप हो सके उतना इन पॉन्स को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि ऐसा करने पे आप अपनी पोजीशन में स्पेशली किंग साइड में आप अलग अलग तरह की वीकनेसेस क्रिएट करोगे। तो यदि आप यहाँ पर G4 खेलते हैं तो देखिए कितनी वीकनेसेस क्रिएट हो चुकी है। अब ये स्क्वायर ज्यादा वीक हो गया है क्योंकि ये स्क्वायर को देखिए कोई भी व्हाइट का प्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये स्क्वायर कंप्लीटली वीक हो गया है, ये होल बन चुका है जिसपे कोई भी ब्लैक का पीस आगे चलकर आके बैठ सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, राइट। ये सारे स्क्वायर जो है वीक बन चुके हैं। तो किंग कैसलिंग के बाद आपको अपने ही किंग के आगे के प्यादे को आगे बढ़ाकर इस तरह से वीकनेसेस नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ पोजिशनल चेस खेलने की टिप नंबर 3। अपने क्षेत्र में कमजोर मोहरों को अच्छी जगह पर रखें ताकि वे लड़ाई के लिए तैयार रहे। तो अब आपको मैं जरा 10 सेकंड दूंगी और आप जरा मुझे सोच के बताएं कि पूरी व्हाइट की आर्मी में ऐसे कौन से पीसेस है जो बैड पीसेस है, मतलब ऐसे पीसेस जो ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं या डेवलप नहीं हुए हैं या उन्हें ऐसी जगह पे रखा गया है जिससे कि वो ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, ज्यादा कुछ प्रेशर नहीं डाल पा रहे ओपोनेंट के पीसेस पे या कुछ एक्टिव काम नहीं कर पा रहे। क्या आप वो पीसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए मैं आपको सोचने के लिए 10 सेकेंड देती हूँ। ओके, तो आप देखिए ये नाइट तो बहुत ही अच्छी जगह पे है, सेंटर के स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है। ये नाइट भी बहुत ही अच्छी जगह पे सेंटर स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है। ये रुक की पोजीशन बहुत अच्छी है क्योंकि ये रुक के पास सेमी ओपन फाइल है और वो काफी प्रेशर डाल रहा है इस फाइल पे। आप इस बिशप और इस क्वीन को देखिए किस तरह से वो दोनों साइड में डायगोनल्स को अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। लेकिन आप इन 2 मोहरों को देखिए, ये रुक और ये बिशप। ये रुक जो है कॉर्नर में उसे तो डेवलप ही नहीं किया है, राइट। और ये बिशप देखिए डेवलप तो हो चुका है लेकिन कहाँ रखा है, एकदम बैक रैंक पे रखा है। और ये बैक रैंक पे कर क्या रहा है? क्या ये बिशप किसी तरह का कोई प्रेशर डाल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये जस्ट पीछे बैठा है आर्मी के, राइट। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारे खराब पीसेस कौन से हैं। एक ये जो रुक कॉर्नर में बैठा है और दूसरा ये बिशप। तो अब हम इनकी पोजीशन को कैसे इंप्रूव करें? तो सबसे पहले हम क्या करें? क्या हम इस रुक को यहाँ पर डेवलप करें
या फिर हम बिशप को कहीं और लेके जाए। तो देखिए रुक तो यहाँ पर आ सकता है, या रुक यहाँ भी आ सकता है, या यहाँ भी आगे चल के आ सकता है, या फिर आप इसको डबल भी कर सकते हैं, राइट। ये रुक को ऊपर मूव करके यहाँ भी डबल कर सकते हो। तो रुक का तो अभी हमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा, लेकिन क्या हम बिशप को कोई ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहाँ पे वो एकदम एक्टिव हो जाए? तो वो जगह है बिशप टू A4। अब बिशप टू A4 खेल के आपने सडनली अपने बैड बिशप को गुड बिशप बना दिया। कैसे? अब देखिए पहले ये बिशप यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा था बैक रैंक पे बैठ के, लेकिन जैसे ही आप इसे A4 पे लेके गए, अब उसने ओपोनेंट के नाइट को पिन कर दिया है। किससे पिन कर दिया है? पीछे क्वीन से। और देखिए ओपोनेंट की जो क्वीन है, ये रुक है, ये सारे एक ही डायगोनल में है जहाँ पे हमारा बिशप आया है। तो बिशप जो पहले कुछ भी काम नहीं कर रहा था, आर्मी के पीछे बैठा था, अब वो सडनली एक्टिव हो गया है और ओपोनेंट की पोजीशन में प्रेशर डाल रहा है। तो इस तरह की चालें ढूंढिए जिससे कि आप अपने बुरे पीसेस को अच्छे पीस बना सके, उनकी पोजीशन बदल के उन्हें ज़्यादा एक्टिव और उन्हें ज़्यादा अटैकिंग पावर में ला सके। अभी मेरे वीडियो को लाइक करिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको आज कुछ नया सीखने मिल रहा है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको टिप नंबर 4। तो यदि आपको आपकी ओपोनेंट की पोजीशन में कोई वीकनेस दिखे, तो आप उस वीकनेस को फिक्स करने की कोशिश करें। अब इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्लैक की पोजीशन में क्या वीकनेस है? हमें सबको दिख रहा है कि ब्लैक के पास एक आइसोलेटेड पॉन है, और आइसोलेटेड पॉन है, इसकी रक्षा और कोई दूसरा पॉन कर नहीं सकता, इसलिए ये एक वीकनेस है। लेकिन हम इस वीकनेस का फायदा कैसे उठाएं? आप सोच रहे होंगे यार हम सीधा सीधा कैप्चर कर सकते हैं, वैसे भी वो पॉन अनप्रोटेक्टेड था, तो हम कैप्चर कर दिया और हमने एक एक्स्ट्रा पॉन जीत लिया। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे इस तरह से खेलेंगे तो आप देखिए कि आप भी अपना एक प्यादा मुफ्त में गंवा रहे हैं। तो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई चाल ना खेले। तो क्योंकि आपने ओपोनेंट की वीकनेस को ऑलरेडी स्पॉट कर दिया है, तो अब यदि आपको इसका फायदा उठाना है तो आपको पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये वीकनेस यही की यही रहे। देखिए अगर ये पॉन आगे बढ़ता है तो ये पॉन आपको अटैक करेगा, राइट। और हो सकता है आगे चलकर ब्लैक अपने रुक को यहाँ लेके आए और ये एक और स्टेप अपने प्यादे को पुश करेगा, जहाँ पे यदि आप कैप्चर करेंगे तो वो आपको फिर कैप्चर करेगा, या फिर वो आपके पॉन को कैप्चर करेगा, राइट। तो मतलब ब्लैक पूरी कोशिश करेगा कि उसकी ये जो वीकनेस है वो अपने बोर्ड से हटा दे। तो यदि हम इस प्यादे को मुफ्त में जीतना चाहते हैं, इस वीकनेस का फायदा उठाना चाहते हैं, इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो हमें इसे यहीं पे फिक्स कर देना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ खेले जिससे कि ये प्यादा यहाँ से हिल ना सके। तो व्हाइट को क्या खेलना चाहिए? बेस्ट मूव है इस पोजीशन में B4 खेल के आपने इस प्यादे का मूवमेंट रोक दिया है। अब ये प्यादा वीकनेस है और ये चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, राइट। और क्योंकि अब ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो अब आप एक एक करके अपने मोहरे इसकी तरफ टारगेट कर सकते हैं और ये प्यादा जीतने की कोशिश कर सकते हैं ना। क्योंकि अब ये नाइट जो है इस पे अटैक कर रहा है, अगले ही चाल में इसे फ्री में कैप्चर करने वाला है। तो ब्लैक यहाँ पे क्या खेलता है? बिशप टेक्स नाइट। वो सोचता है चलो मैं इस नाइट को बोर्ड से बाहर कर देता हूँ जिससे कि मेरा प्यादा बच जाएगा, और आप अब इस बिशप को कैप्चर करेंगे। लेकिन ये कैप्चरिंग से ब्लैक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ब्लैक की ये जो वीकनेस है वो अभी भी एक प्रॉब्लम है, उसे अभी भी इस प्यादे का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे इस पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। हम अपनी रानी को यहाँ ला सकते हैं, ये प्यादे को एक स्टेप आगे बढ़ाकर इस बिशप को यहाँ ला सकते हैं ताकि वो भी इस पे अटैक करे, राइट। तो आगे चलकर गेम में जो है ब्लैक को अपना ध्यान इस प्यादे को बचाने में लगाना पड़ेगा, और यदि वो अपना ध्यान यहाँ नहीं लगाता तो उसे इस प्यादे को मुफ्त में देना पड़ेगा। अब देखते हैं टिप नंबर 5। और टिप नंबर 5 ये है कि आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पॉन स्ट्रक्चर को हमेशा हेल्दी रखें, यानी आप एक अच्छा पॉन स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखें। जैसे इस सिचुएशन में मैं आपको 10 सेकेंड दूंगी सोचने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस खिलाड़ी का पॉन स्ट्रक्चर बेटर है? आपका समय शुरू होता है अब।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि व्हाइट की पोजीशन में 2 पॉन आइलैंड्स है, राइट। पॉन आइलैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉन्स जो एक साथ होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो व्हाइट की पोजीशन में 2 पॉन आइलैंड्स है, लेकिन हम ब्लैक की पोजीशन देखें तो ब्लैक के पास 4 पॉन आइलैंड्स है। ये पहला पॉन आइलैंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और चेस की गेम में ज्यादा पॉन आइलैंड्स होना अच्छी बात नहीं है, एक वीकनेस कहा जाता है। क्यों? देखिए, आप व्हाइट के प्यादों को इजीली अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन्हें अटैक करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ब्लैक के 4 पॉन आइलैंड्स है, और देखिए ये 4 पॉन आइलैंड्स में से ये 3 पॉन आइलैंड जो है, ये प्यादा तो एकदम ही अकेला है, ये प्यादा भी एकदम अकेला है। ये 2 प्यादे भी अगर हम देखें तो हालांकि आगे पीछे खड़े हैं, लेकिन वो भी अकेले ही है क्योंकि वो एक दूसरे की रक्षा तो वैसे ही नहीं कर पा रहे। मतलब ब्लैक के पोजीशन में 4-4 प्यादे जो है वीकनेस है। व्हाइट कभी भी अपने किंग को यहाँ पे लेके आकर एक एक करके इन प्यादों को आसानी से कैप्चर कर सकता है, और ये प्यादे जो है आपस में एक दूसरे की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे और आसानी से जो है कैप्चर हो जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा पॉन आइलैंड्स होना एक वीकनेस माना जाता है। तो जब आप गेम में पॉन कैप्चरिंग चल रहे हैं, आप अपने प्यादों को मूव कर रहे हैं यहाँ वहाँ, तो आप पूरा ध्यान रखिए कि आप ऐसी कोई चाल नहीं खेल रहे जिससे आपका पॉन का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाए। टिप नंबर 6, खेल के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि आपका राजा सुरक्षित रहे। ऐसी कोई चाल ना खेले जिससे कि सामने वाले को आसानी हो जाए कि वो आपके राजा पे एक अटैक लॉन्च कर सके। जैसे इस स्थिति को देखिए, आप अगर इस स्थिति को ध्यान से देखेंगे तो व्हाइट की पोजीशन काफ़ी अच्छी है और ब्लैक का जो किंग साइड पोजीशन है वो थोड़ा वीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्लैक के किंग साइड में यहाँ पे तो एक ब्लैक पॉन है ही नहीं, ठीक है। तो ये सेमी ओपन फाइल हो चुकी है जिसका व्हाइट बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। व्हाइट की क्वीन देखिए किस तरह से उसी फाइल में है जहाँ पे ओपोनेंट का किंग है, काफ़ी प्रेशर डाल रही है इस फाइल में। इस बिशप को देखिए कितना अच्छा प्रेशर डाल रहा है इस डायगोनल पे। ये नाइट को देखिए, कभी भी यहाँ पे या यहाँ पे आ सकता है और किंग साइड प्रेशर डाल सकता है। इस बिशप को देखिए, ये उसी डायगोनल में है जहाँ पे ब्लैक का किंग है और ये भी प्रेशर डाल रहा है। तो व्हाइट के पीसेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं ब्लैक के किंग पे, राइट। तो इस स्थिति में ब्लैक को हर चाल बहुत सोच समझकर खेलनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि यार मटेरियल तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी खेल लेता हूँ, राइट, और आप सोच रहे हो यार ब्लैक के तो वैसे भी 2 पॉइंट ज्यादा है मटेरियल में, तो मैं तो गेम पक्का जीत ही जाऊंगा। अगर आप ऐसे कुछ भी सोच के खेलेंगे तो आप पक्का गेम हारेंगे। तो खाली मटेरियल ज़्यादा होने से ज़रूरी नहीं कि आप गेम जीत जाएंगे, राइट। अगर आपको चेस गेम को जीतना है तो पोजीशन को एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई पासा किसकी तरफ पलट सकता है, किसका अटैक ज़्यादा भारी है, किसके अटैकिंग के चांसेस ज़्यादा है। ये कई बातें आपको पोजीशन को देख के स्टडी करनी पड़ेगी, फिर उस बेस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी व्हाइट के सारे पीसेस इस तरफ कुछ पॉइंट कर रहे हैं तो ब्लैक अनकंफर्टेबल होता है और ब्लैक सोचता है चलो मैं ये इन सारे अटैकिंग पीसेस को यहाँ से भगा देता हूँ। तो ब्लैक खेलता है F6, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब चाल है। क्यों? क्योंकि F6 खेल के ब्लैक ने अपनी पोजीशन में वीकनेसेस क्रिएट कर दिए। देखिए जैसे ये प्यादा आगे मूव हुआ, ये G6 स्क्वायर जो है एक होल बन गया है, राइट, ये वाला स्क्वायर वीक हो गया है, राइट। तो व्हाइट जो है अब इस पूरी स्थिति को एक्सप्लॉइट करते हुए एक सैक्रिफाइस करेगा, इस पॉन को कैप्चर करेगा। यदि आप सोचते हैं कि भाई इसमें तो मुझे कोई भयंकर अटैक दिख नहीं रहा है, मैं तो आसानी से बचा सकता हूँ, मेरे पास इतने पीसेस है बोर्ड पे, और आप इस अटैक को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आप इस गेम को हार जाएंगे। कैसे? देखिए अब व्हाइट आपके इस पॉन को कैप्चर करेगा, वो ऑलरेडी एक 4 का अटैक लॉन्च कर चुका है, राइट। अब राजा यदि कोने में जाता है तब भी वो गेम को बुरी तरह से हारेगा, क्योंकि व्हाइट अब इस गेम को 6 चालों में चेकमेट कर सकता है। यदि राजा यहाँ आता है तब भी देखिए वो काफ़ी एक्सपोज्ड हो रहा है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि व्हाइट अभी इस डिफेंडर को भी हटा सकता है, वो इस नाइट को हटा देगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंडर था किंग साइड का, राइट। यदि आप इसे कैप्चर करते हो तो समझ लीजिए आपने तो और गेम को खराब कर दी, क्योंकि अब आपके पास चेक आएगा। आप कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे तो भी आप नहीं बच पाओगे, क्योंकि फिर चेक आ रहा है। देखिए किस तरह से आप रोक पाओगे, ये तो चेकमेट ही हो रहा है,
राइट। तो आप एक बार अगर यदि आपने अपने ओपोनेंट को मौका दे दिया, राइट, और आपके खुद के टेरिटरी में अगर वीकनेस क्रिएट कर दी, तो बस आप जो है गेम हार जाएंगे। ऐसा कई लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि मैम मेरे मटेरियल सब सही था, मैं अच्छा खासा खेल रहा था, मैं जीत रहा था, मैं मटेरियल में अप चल रहा था, पर पता नहीं अचानक से अटैक आ गया और मैं गेम हार गया, राइट। तो आप क्यों हारते? आप स्टडी करिए इस पोजिशन को। जब आपके ओपोनेंट के पीसेस सारे आपके किंग की तरफ ऐसे पॉइंट कर रहे हैं, तो आपको चौकन्ना होना चाहिए। आप ऐसी कोई भी घटिया चाल नहीं खेल सकते जिससे कि आप अपने किंग को एक्सपोज कर दे, राइट। तो इस स्थिति में ये प्यादे को यहाँ मूव करना बहुत ही खराब था। हाँ, मैं जानती हूँ आप इन अटैकर से छुटकारा पाना चाहते हैं, इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली पॉन पुश करने से पहले आप पहले ये बिशप को यहाँ लाइए, राइट। क्योंकि जब आप पॉन पुश करेंगे तो कम से कम ये बिशप तो इन सारे स्क्वायर्स का ध्यान रखेगा, राइट। इस बिशप को यहाँ लेके आइए, राइट, इस रुक को यहाँ पर लेके आइए ताकि वो ये 7th रैंक का प्रोटेक्शन कर सके। फिर इस प्यादे को आगे बढ़ाइए, राइट। प्लान बनाइए कि कैसे अटैक करना है, कैसे आपके ओपोनेंट के पीसेस से भी छुटकारा पाना है। हर चीज़ का एक प्लान होता है। बिना सोचे समझे बस ऐसे ही मन में आ गया कुछ खेल लिया तो भाई आप कभी ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाएंगे, आप कभी चैंपियंस की तरह नहीं खेल पाएंगे। हर चाल के पीछे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वो चाल आपके पोजीशन में कोई वीकनेस तो नहीं क्रिएट करी, आपके लिए कोई नई मुसीबत तो नहीं ला रही। हर एंगल से सोचना पड़ेगा, फिर जाके आपको बेस्ट चाल खेलनी पड़ेगी। यस, चेस कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डोंट वरी, मैं इसी तरह से आपको सिखाती रहूँगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अब अगली टिप बहुत ही मज़ेदार है, और वो है कि आपको गेम में जब भी मौका मिले आप कोशिश करिए कि आप ऐसी चाल खेले कि उसके बाद ना आपके ओपोनेंट को मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा जगह ना मिले। तो फॉर एग्जाम्पल ये सिचुएशन देखिए, अभी यहाँ पे वाइट की बारी है। आपको क्या लगता है वाइट को क्या खेलना चाहिए? चलिए मैं आपको सोचने के लिए 10 सेकेंड देती हूँ। पहले आप सोच रहे होगे चलो मैं क्वीन को यहाँ मूव करता हूँ, ये रुक को भी एक्टिवेट कर देता हूँ, राइट। ऐसा ही कुछ आप सोच रहे होगे, लेकिन इससे भी बढ़िया एक चाल है जो आप शायद मिस कर गए होगे, और वो चाल है क्वीन टू d6। अब क्वीन टू d6 इतनी बढ़िया चाल क्यों है? देखिए, जैसे ही आपने क्वीन टू d6 खेला, आपने ना आपके ओपोनेंट के पीसेस को है ना अंदर ही अंदर फंसा के रख दिया है। अब क्योंकि ये प्यादा आगे मूव नहीं हो सकता, तो ये बिशप अंदर फंस चुका है। अब ये बिशप को अगर एक्टिव करना है तो ओपोनेंट को पहले अब इस प्यादे को हटाना पड़ेगा, राइट। फिर वो यहाँ पे आएगा और फिर ये प्यादे को मूव करना पड़ेगा। मतलब 1 2 3 चालें लगेगी इस बिशप को एक्टिव करने में। कितना समय बर्बाद हो जाएगा आपके ओपोनेंट का। अब ये क्वीन जो है वो बाहर नहीं आ पा रही है, अगर वो आना चाहे तो इसी साइड यहाँ पर आ सकती है, राइट। तो क्योंकि अब ये बिशप को भी टाइम लग रहा है डेवलपमेंट में, तो रुक को भी एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, राइट। तो देखिए आपने कितनी ब्यूटीफुल चाल खेली है जिससे आपने ओपोनेंट के टेरिटरी में जगह ले ली है। उसके पीसेस का जो मूवमेंट है वो चलन आपने डिफिकल्ट कर दिया है, राइट। उसे मूव होने में अभी काफी और चालें लगेगी, अपने पीसेस को फ्री करने में काफी चालें लगेगी, जिससे कि उसका समय काफी बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह की चालें ढूंढिए जिससे आपकी ओपोनेंट की जो लाइफ है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाए, उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाए। और जब उसके लिए चीजें मुश्किल होगी तो आपको समय मिल जाएगा कि आप अपना अटैक प्लान कर सके, कुछ और चेस टैक्टिक्स खेल सके, और आपको गेम में एडवांटेज मिलेगा इस तरह की चालें खेल के। अब आती है टिप नंबर 8। तो यदि आप देखते हैं कि आपके ओपोनेंट के आर्मी में कोई ऐसा मोरा है जो बहुत स्ट्रांग है, और आपको दिखता है कि आपके खुद की आर्मी में कोई ऐसा मोरा है जो कमजोर है, तो क्या करना चाहिए? तो अगर आपको कुछ दिखे तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। जो भी पीस ओपोनेंट के आर्मी में स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, आप उस पीस को बोर्ड से बाहर कर दीजिए। और आप कैसे करेंगे? आप उस पीस को कैप्चर करेंगे अपने ऐसे मोहरे से जो आपकी आर्मी में ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा, बेकार पीस है, बैड पीस है, और जो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जैसे अगर मैं इस पोजीशन को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि मेरे ओपोनेंट की आर्मी में ये 2 बिशप्स जो है वो बड़े ही स्ट्रांग है, क्योंकि बहुत ही अच्छे डायगोनल पे इनको डेवलप किया है, और ये दोनों ही बिशप्स जो है हमारे किंग की तरफ नजर रख रहे हैं, राइट। तो ये 2 बिशप्स बहुत ही स्ट्रांग है ओपोनेंट की आर्मी में।
और मेरी आर्मी में अगर मैं देखूं तो क्या कोई ऐसा मोहरा है जो एकदम बेकार है? तो ये रुक तो काफी अच्छा है, ये क्वीन भी अच्छी है, ये बिशप भी अच्छा है, ये रुक भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। ये नाइट भी बड़ा अच्छा है, काफी अच्छे स्क्वायर्स कंट्रोल कर रहा है, ये बिशप भी मेरा एक्टिव है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा ये नाइट जो है, जो बोर्ड के साइड में पड़ा है, वो क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। कुछ एक्टिव चीज कर रहा है? नहीं, राइट। साइड में पड़ा है। और आपने चेस की दुनिया में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि अ नाइट ऑन द रिम इज ग्रिम। मतलब अगर नाइट को अगर आप बोर्ड के साइड पे डाल देते हो ना, तो उसका पावर जो है कम हो जाता है, और वो इतनी अच्छी जगह नहीं है नाइट को रखना, राइट। आप मतलब अपने नाइट को बेकार कर रहे हो यदि अगर आप उसको बोर्ड के साइड पे लेके जाते हो। तो क्योंकि आपका ये नाइट बेकार है और ओपोनेंट के ये 2 पीसेस बड़े स्ट्रांग है, तो हम अगली चाल क्या खेले? हम अपने बुरे नाइट को बोर्ड से हटाएंगे और ओपोनेंट के अच्छे स्ट्रांग पीस को बोर्ड से हटाएंगे, कुछ इस तरह से खेल के, राइट। तो जब आप ये कैप्चरिंग कर रहे हैं तो आपने अपना बुरा पीस बोर्ड से हटा दिया और ओपोनेंट का एक बहुत ही स्ट्रांग मोहरा हटा दिया। और अब चलते हैं आखिरी टिप की ओर, और वो है कि आपको गेम के दौरान हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सेंटर का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में ज़्यादा होना चाहिए। आपका कंट्रोल सेंटर पे स्ट्रांग होना चाहिए और ना ही कि आपके ओपोनेंट का। तो चलिए ये गेम की स्टार्टिंग पोजीशन है और देखते हैं ये गेम में वाइट किस तरह से अपना कंट्रोल जो है सेंटर पे जमा सकता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लैक जो है अभी इस पे काफी प्रेशर डाल रहा है, और क्योंकि ब्लैक की चाल थी तो ब्लैक ने खेला बिशप टू G7। उसने अपने बिशप को इस डायगोनल पे एक्टिवेट किया, और आप देखिए ये बिशप और ये नाइट दोनों मिलके कितना प्रेशर डाल रहे हैं हमारे नाइट पे। 2 पीसेस अटैक कर रहे हैं और हम खाली एक ही मोहरे से इसे डिफेंड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कैप्चरिंग करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। आपका नाइट बोर्ड के सेंटर में बैठा है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके पीसेस सेंटर के स्क्वायर्स में बैठे, आप दूसरे पीसेस से सेंटर पे कंट्रोल करें, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो क्या आपको कैप्चरिंग करना चाहिए? नाइट कैप्चर नाइट? नहीं, डेफिनेटली नहीं। तो क्या करें? तो व्हाइट खेलता है बिशप टू E3 ताकि वो एक और मोहरे को डेवलप करता है और एक प्रोटेक्शन भी ऐड करता है। और देखिए अभी बिशप भी सेंटर के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, राइट। अब ब्लैक खेलता है नाइट टू F6, वो अगले मोहरे को डेवलप करता है और देखिए वो भी सेंटर की तरफ कंट्रोल कर रहा है। व्हाइट खेलता है नाइट टू C3, वो भी अपने नाइट को डेवलप करता है ताकि वो भी सेंटर के स्क्वायर्स को कंट्रोल कर सके। अब ब्लैक कैसलिंग करता है, व्हाइट खेलता है बिशप टू E2, राइट, वो भी डेवलप कर रहा है। अब D6 कैसलिंग, बिशप D7, क्वीन D2, A6, F3। अब देखिए ये सिचुएशन के बाद आप जरा स्टडी करके बताएं कि किसका सेंटर कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ब्लैक जो है अपने नाइट से ये सेंटर के स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है, करेक्ट। ये वाले नाइट से सेंटर के स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है ना। और ये वाले प्यादे से एक सेंटर के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है इस डायरेक्शन में, राइट। और ये बिशप से ये वाले स्क्वायर्स को कर रहा है, राइट। तो ब्लैक की आर्मी में ये 2 नाइट, ये बिशप और एक प्यादा, ये 4 मोहरे जो है, या 3 मोहरे और एक प्यादा मिलकर सेंटर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब व्हाइट को देखिए, व्हाइट का ये प्यादा सेंटर के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, राइट। व्हाइट का ये प्यादा सेंटर के स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, ये वाला प्यादा ये वाले सेंटर स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है। ये वाला तो नाइट सेंटर में ही आके बैठ गया है, ये वाला नाइट दोनों सेंटर के स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहा है, ये बिशप ये वाले स्क्वायर को कंट्रोल कर रहा है, राइट। ये क्वीन ये वाले स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रही है, ये दोनों, करेक्ट। और देखिए व्हाइट ने कितना ब्यूटीफुल पॉन चेन बना रखा है कि ये व्हाइट का जो E4 पॉन है आप इसको हटा ही नहीं सकते बोर्ड पे, क्योंकि देखिए कितना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे रखा है। जिस तरह का सेटअप व्हाइट ने बनाया है, व्हाइट का सेंटर कंट्रोल जो है कितना स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ब्लैक का सेंटर कंट्रोल। तो ऐसी चालें खेले जिससे आपको ज्यादा कंट्रोल मिले सेंटर का और ना ही कि आपके ओपोनेंट को। तो अब मोटा मोटा जो है आप पोजिशनल चेस क्या होता है ये सीख चुके हैं और आपको काफी सारी बातें समझ में आ गई है। और यदि अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आज का सवाल जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो बोर्ड पर सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कई स्मार्ट लोग इस पोजीशन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो इस स्थिति में अभी ब्लैक की बारी है और आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ब्लैक को इस स्थिति में क्या खेलना चाहिए, उसके लिए बेस्ट चालें कौन सी होगी। मुझे अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।